Hello everyone, welcome to Math by PMS. We are continuing our PIQ series of 2020 and today we will solve question number 3. So let's get started. Now we will start question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 की जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत बड़ा है तो लिखेंगे नहीं, हम लोग यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है 4 cards are drawn successively with replacement from a well-shuffled pack 52 cards. Okay, find the probability distribution of the number of egg and calculate the mean and variance of the number of egg. Okay, क्वेश्चन समझ में आया। 52 कार्ड से हम लोग को एग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन, पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे उसके बाद उसकी मीन और वेरिएंस निकालेंगे। सिंपल है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बुक से आया हुआ है। बुक्स की जो एक्सरसाइज है 6D एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 6D एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 वाला क्वेश्चन है। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं हमको निकालना क्या है। हम लोग को निकालना है एग की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब एग कितना होता है, एक 52 कार्ड्स में 4 एग होते हैं। ओके, इतना समझ में आया। प्रोबेबिलिटी आप लोग पढ़ चुके होंगे तो इस सब के बारे में पता होगा। एग, क्वीन, जैक, ये सब के बारे में आपको डिटेल में पता होगा। ओके, सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एग लाने की प्रोबेबिलिटी कितना है। टोटल 4 एग होते हैं कार्ड्स में और 52 है टोटल नंबर ऑफ पैक्ड कार्ड। ओके, सो व्हिच विल बी 1/13। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो एग कितना है कि हर बार एग मिलेगा जरूरी नहीं, तो नो एग कितना होगा 1 - 1/13 which is equal to 12/13। इतना समझ में आया। ओके, अब हम लोग इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, अगर x की डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है देन p of x इक्वल टू x की वैल्यू होती है NCx p पावर x q पावर n माइनस x। स्मॉल p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड स्मॉल q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, अब NCx की वैल्यू कैसे निकलता है, n फैक्टोरियल बाय x फैक्टोरियल इंटू n माइनस x फैक्टोरियल, इतना पता है। ओके, सो नाउ अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, p of x इक्वल टू x प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, मतलब p of x इक्वल टू x निकालेंगे। इसकी फॉर्मूला NCx p पावर x q पावर n माइनस x, सिंपल है। अब एक निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना है, हम लोग को 4 कार्ड्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। अगर 4 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हो सकता है कि एक भी हमको एक ना मिले, दैट इज x इक्वल टू 0, और एक ही एक मिले और 2 एक मिले। ओके, और विल गेट 3 और विल गेट 4, क्योंकि टोटल 4 कार्ड हम लोग को ड्रॉ करना है। यहाँ पे दिया है 4 कार्ड्स ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब एक तो पता है ये फेस कार्ड है। ओके, एंड नाउ p ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे 0 पुट करेंगे, NC0 p पावर 0 q पावर n माइनस 0। अब हम लोग को निकालना क्या है, एक, सो दिस इज सक्सेस एंड दिस इज फेलियर, सो दिस इज स्मॉल q। ओके, इक्वल टू NC0 की वैल्यू, n की वैल्यू कितना है 4 है, क्योंकि हम लोग 4 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे 4C0, p की वैल्यू 1/13 पावर 0 एंड q की वैल्यू 12/13 पावर 4 माइनस 0 which is equal to 4। ओके, अगेन NC1 means 4C1 p पावर 1 q पावर n माइनस 1 which is equal to 4C1 1/13 पावर 1 एंड 12/13 पावर 4 माइनस 1 which is 3। ओके, ऐसे करके निकालेंगे। p ऑफ x इक्वल टू 2 आएगा 4C2 1/13 पावर 2 12/13 पावर 4 माइनस 2 which is equal to 2। अगेन p ऑफ x इक्वल टू 3 निकालेंगे, ये आएगा 4C3 1/13 पावर 3 12/13 पावर 4 माइनस 3 which is equal to 1। p of x इक्वल टू 4C4 1/13 पावर 4 एंड 12/13 पावर 4 माइनस 4 which is equal to 0। इतना निकाल लेने के बाद इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर इतना में रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, कैलकुलेशन इज योर पार्ट, सो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखना है। तो कैसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक टेबल बना करके लिखते हैं, याद होगा सब लोगों को। सो यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे
पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू लिखेंगे। ओके, अब x की वैल्यू मतलब जब हम लोग कार्ड्स ड्रॉ करेंगे या तो वो एक हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। नहीं होगा तो x की वैल्यू 0 हो सकता है, एक ही हमको मिले, हो सकता है 2 कार्ड हमको a मिल जाए, या फिर 3 या फिर 4, क्योंकि 4 ही कार्ड हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो इतना ही पॉसिबिलिटी हमको मिलेगा। इतना क्लियर। अब बस इसकी वैल्यू हम लोग को लिखना है एंड वी ऑलरेडी नो कि 4c0 की वैल्यू कितना होता है 1। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4c1 0 की वैल्यू 1 है, 1/13 पावर 0 की वैल्यू 1 है, बस 12/13 की पावर 4 ही रहेगा। ओके, सो नाउ 12/13 पावर 4। ओके, नेक्स्ट p ऑफ x इक्वल टू 1, 4c1 की वैल्यू 4 है, सो 4 इंटू 1/13 इंटू 12/13 की पावर 3। ओके, नेक्स्ट p ऑफ x इक्वल टू 2 की वैल्यू 4c2 is 6, so 6 इंटू 1/13 की पावर 2 इंटू 12/13 की पावर 2। अब x की वैल्यू 3, सो 4c3 की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 1/13 की पावर 3, 12/13 की पावर 1। अब 4c4 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, सो दिस इज 1/13 की पावर 4 एंड 12/13 की पावर 0 इज 1। अब यही है हम लोग की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बस यही निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसके बाद क्या बोला है, एक मीन और एक वेरिएंस निकालना है। सो मीन की फॉर्मूला हम लोग को पता है, मीन की फॉर्मूला क्या है कि समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और वेरिएंस है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स बार क्या है, एक्स बार मीन्स मीन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, हम लोग को क्या चाहिए, मीन चाहिए। ओके, सो मीन इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, x क्या है, ये है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्या है, ये है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू दिस इज 0 प्लस 1 इंटू दिस करेंगे, सो 4 इंटू 1/13 इंटू 12/13 स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 इंटू 2 इज 12, 12 इंटू 1/13 की स्क्वायर इंटू 12/13 की पावर 2 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 इज 12, 1/13 पावर 3 इंटू 12/13 प्लस 4 इंटू दिस 4 इंटू 1/13 पावर 4। कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। अब ये निकल गया क्या, एक्स बार। एक बार एक्स बार निकल गया तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब जो एक्स है यहाँ पे हम लोग को एक्स स्क्वायर पुट करना है, मतलब 0 स्क्वायर इंटू दिस प्लस 1 स्क्वायर इंटू दिस प्लस 2 स्क्वायर इंटू दिस प्लस 3 स्क्वायर इंटू दिस प्लस 4 स्क्वायर इंटू दिस, इतना करेंगे, फिर एक्स बार को माइनस कर लेंगे। ठीक है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। सो नाउ वेरिएंस इक्वल टू, वेरिएंस कैसे करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। ओके, इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स यहाँ पे हम लोग को मिला है 0 1 2 3 4, 0 स्क्वायर इंटू दिस प्लस 1 स्क्वायर इंटू दिस प्लस 2 स्क्वायर इंटू दिस, सो दिस इज पहला वाला पार्ट 0 है क्योंकि 0 स्क्वायर 0 है, 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 4 इंटू 1/13 इंटू 12/13 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 6 इंटू 1/13 स्क्वायर इंटू 12/13 स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लस 3 स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म इज 3, सो 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 1/13 की पावर क्यूब इंटू 12/13 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 1/13 की पावर 4। अब इसको सॉल्यूशन निकालने के बाद माइनस एक्स बार स्क्वायर निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद माइनस एक्स बार स्क्वायर कर लेंगे। एक्स बार कहाँ से मिला होगा, मीन से मिला होगा। बस इस सबको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आंसर निकल जाएगा। ओके, कैलकुलेशन ही है, बस कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। सो लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 4 - 2 3 1 यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे, कॉलम वाला नहीं कर सकते, ठीक है। रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑलरेडी पढ़े होंगे आप लोग, तो उसी को अभी हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग कैसे करते हैं ये वाला, जब इनवर्स निकालना होता है मैट्रिक्स मेथड का। सो ए इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए,
ये वाला टर्म हम लोग लेंगे। अब चेंज करके ये ए को हम लोग चेंज करके आइडेंटिटी में चेंज करेंगे, तो ये आइडेंटिटी चेंज होकर के ए इनवर्स में चेंज होगा। ये वाला उसकी मेथड। तो शुरू करते हैं। ओके, सो 4 - 2 3 1 ये वाला है ए मैट्रिक इक्वल टू आई क्या है, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक, 2 क्रॉस 2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए। ओके, इसको कोई भी चेंज नहीं करना, हम लोग को बस इसको चेंज करके 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक में कन्वर्ट करना है रो ऑपरेशन यूज करके। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो हम लोग को मिल जाएगा ए इनवर्स। ओके, इसी की जो चेंजेस आएंगी वो आएगी ए इनवर्स। क्लियर इतना? चलिए शुरू करते हैं। इम्प्लाइज दैट कैसे भी करके आप लोग उसको कर सकते हैं, या फिर इसको इक्वली करके भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको आपको क्या करना है, 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना है। कोई भी मेथड आप लोग यूज करिए, बस रो ऑपरेशन लगाएंगे, ऐसे कि कॉलम लगा लिए, ध्यान रखिएगा रो ट्रांसफॉर्मेशन बोला है मतलब रो ऑपरेशन ही लगाएंगे। ओके, सो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, R1 कैन बी कन्वर्टेड बाय R1/4। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो रो है ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में हम लोग 4 डिवाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे 1 चाहिए। 1 कैसे चाहिए, 1/4 करेंगे तो 1 आएगा। सो 4/4 इज 1 - 2/4 इज 1/2। एंड सेकेंड रो में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो सेकेंड रो को हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं इक्वल टू फर्स्ट रो में 1/4 किया है, 1/4 0 0 1 इंटू ए। ओके, कुछ नहीं किया, बस फर्स्ट रो में हम लोग बाय 4 कर लिए। ये फर्स्ट स्टेप का है। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या चाहिए हम लोगों को, इसको 0 करना है। ठीक है, ये वाला मेथड में करेंगे आप लोगों को इजी लगेगा। पहले फर्स्ट वाला को 1 करेंगे, फिर उसके नीचे को 0 करेंगे। ओके, फिर लास्ट वाला को 1 करेंगे, फिर उसके ऊपर वाला को 0 करेंगे। इसी मेथड में करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। इसको कैसे 0 कर सकते हैं, इसको 0 करने के लिए R2 को चेंज करना पड़ेगा। तो वी कैन अप्लाई R2 इक्वल टू R2 माइनस 3R1। R2 मीन्स 3 - 3 इंटू R1 पे क्या है 1, 3 - 3 इज 0। तो ये वाला टर्म 0 मिल गया, इसको हमको 0 करना था। उसके अकॉर्डिंग बाकी सब जो चेंजेस होंगे वो चेंजेस हम लोग देख लेंगे। ओके, सो पहला वाला रो में कोई चेंजेस नहीं है, तो 1 - हाफ लिख लेते हैं। पहला वाला रो में कोई चेंजेस नहीं आया। अब सेकंड वाला में हम लोग क्या करेंगे, 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0। अगेन R2 - 3R1 मीन्स 1 - 3 इंटू माइनस हाफ, 1 - 3 इंटू माइनस हाफ। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5/2। ओके, कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं। इक्वल टू पहले वाले रो में कोई चेंजेस नहीं है तो लिख लेते हैं। फर्स्ट हमको बस सेकेंड रो को चेंज करना है। कैसे, R2 - 3R1 0 - 3 इंटू 1/4 दैट इज -3/4। ओके, नेक्स्ट R2 इज 1, 1 - 0 इज 1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू ए। इतना समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इम्प्लाइज दैट भी लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अब ये मिल गया 1, ये मिल गया 0। अब क्या करना है, इसको 1 करना है। 5/2 को 1 करने के लिए 2/5 मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। किस पे, R2 पे। सो R2 इक्वल टू R2 इंटू 2/5। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 माइनस हाफ लिख लेते हैं। बस सेकेंड रो में चेंजेस होगा, यहाँ पे 0 0 इंटू 2/5 इज 0, 5/2 इंटू 2/5 इज 1 इक्वल टू फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1/4 0 लिख लेते हैं। सेकेंड रो में चेंजेस है -3/4 इंटू 2/4, -3/4 इंटू 2/5, सो दिट इज -3/10। अब 1 इंटू 2/5 विच इज इक्वल टू 2/5 इंटू ए। ठीक, इतना समझ में आया? ये वाला जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये वाला जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं ना, ये रॉब वाला कैलकुलेशन है। आप लोग इसे फेयर पे नहीं करिएगा, बस समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए रब पे इसको कर दे रही। ठीक, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको बस समझने के लिए साइड में आप लोग रफ लेकर के कर सकते हैं, साइड वाला पेपर में ऐसे करके। ठीक है, पर इसके नीचे ऐसे नहीं लिखेगा, बस ये जानने के लिए लिखा जा रहा है। इक्वल टू, अब हमको क्या करना है, ये वाला टर्म को 0 करना है, क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए 1 0 0 1 चाहिए। बस ये वाला टर्म को हम लोग 0 करेंगे। तो 0 कैसे कर सकते हैं, R1 को चेंज करेंगे। कैसे, R1 को हम लोग चेंज कर सकते हैं, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2/2। सिंपल है, बस इसको 0 करना था। कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, -हाफ प्लस हाफ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो R2 में /2 कर लिए। सो अब क्या लिखेंगे, देखिए 1 प्लस 0/2 इज 0, सो दिस इज 1। अब फर्स्ट रो में क्या चेंज है, -हाफ प्लस हाफ विच इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख लेती हूँ। नीचे में कोई भी चेंजेस नहीं है तो 0 1 इक्वल टू फर्स्ट रो में चेंज है। फर्स्ट रो में कैसे चेंज है,
सो दिस इज 1/4 प्लस माइनस 3/10 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/10। अब इसको 0 प्लस 2/5 इंटू 1/2 दिट इज 1/5। ओके, सो दिस इज, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, 3/10, दिस इज 2/5 इंटू ए। ओके, सो अब आइडेंटिटी मिल गया, तो ए इंटू ए इनवर्स इस आइडेंटिटी होता है, तो हम लोगों की इनवर्स मैट्रिक कौन सा मिल गया, ये वाला हो गया हम लोग की इनवर्स मैट्रिक। दिस इज आवर इनवर्स। ओके, अब बस लिख लेंगे कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या है। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू, बस लिख लेंगे ए इनवर्स की वैल्यू हम लोग की आई 1/10, 1/5 माइनस 3/10, 2/5। यही है हम लोग की इनवर्स। ओके, क्लियर है। अब बस क्रॉस चेक करने के लिए ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और वो 1 0 0 1 अगर आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया तो आपका आंसर सही है। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हियर देयर आर 2 families A and B. In family A there are 4 men, 6 women and 2 children, and in family B there are 2 men, 2 women, 4 children, and the recommended daily amount of calories is 2400 for men, 1990 for women, 1800 for children, and 45 gram of protein for men, 55 gram for women, and 33 gram for children. Represent the above information using matrix, and by matrix multiplication calculate the total required of calories protein for each of the 2 families. ओके, ये वाला क्वेश्चन भी ना एकदम बुक का है, बस क्या चेंज है पता है, बुक में 1900 है और यहाँ पे 1990 दिया है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का आया था 43, ये वाला क्वेश्चन 4A एक्सरसाइज की 43 नंबर क्वेश्चन है। ओके, चलिए शुरू करें। 2 फैमिलीज, फैमिलीज ए बी, इसकी इन्फॉर्मेशन में लिख ली हूँ कि मैन है 4, फैमिली ए में मैन 4, वोमेन 6 एंड चिल्ड्रन 2, फैमिली बी में मैन 2, वोमेन 2, चिल्ड्रन 4, एंड उन लोगों को कैलोरीज चाहिए, मैन लोगों को 2400, प्रोटीन 45, वोमेन कैलोरीज 1990, प्रोटीन 55, एंड चाइल्ड को कैलोरी 1800 एंड प्रोटीन 33। ओके, सपोज दिस इज सेट ए एंड सपोज दिस इज सेट डी। 2 सेट हम लोग को गिवन है। ओके, अब मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, या तो ए बी ट्रांसपोज करेंगे और ए ट्रांसपोज बी करेंगे। ओके, ए ट्रांसपोज बी निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। ए ट्रांसपोज मीन्स ट्रांसपोज करना सबको आता है, यहाँ पे 4 6 2, यहाँ पे 2 2 4 हो गया ए ट्रांसपोज इंटू बी। बी मैट्रिक कितना है 2400, 1900, 1800, सॉरी 1990, 1800, यहाँ पे 45, 55 एंड 33। बस मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सबको मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन आता ही है कि रो वाइज एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, रो वाइज कॉलम वाइज, रो कॉलम। ओके, तो हम लोग को इसको सॉल्व करके हम लोग को मिल जाएगा 25,140। ओके, मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे मिलेगा 576। देन दिस मल्टीप्लीकेशन विल बी 15,980 और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 332। मल्टीप्लिकेशन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। सो ये कितना है, ये हम लोग की है मैन, सॉरी ये फैमिली ए और ये फैमिली बी। ओके, दिस इज मैन, वोमेन, चाइल्ड, और ये है कैलोरीज, ये है प्रोटीन। और फैमिली ए की कैलोरी हम लोग मल्टीप्लाई किए फैमिली ए के साथ कैलोरी, तो फैमिली ए कैलोरीज कितना, यहाँ पे कैलोरी ये प्रोटीन है और ये फैमिली ए, ये फैमिली बी, तो फैमिली ए कैलोरीज कितना कंज्यूम कर रहे हैं 25,140। अब फैमिली ए प्रोटीन कितना कंज्यूम कर रहे हैं 576, फैमिली बी कैलोरी 15,980 एंड फैमिली बी प्रोटीन 332। सो दिस इज आवर आंसर। सो रिक्वायर्ड calories for family A is 25,140 and protein for family A is 576. वैसे ही कैलोरी फॉर फैमिली B is 15,980 and protein for family B is 332. यहाँ पे एक जगह पे जहाँ पे आपको डाउट आ सकता है कि हम लोग ए ट्रांसपोज भी निकाले, हम लोग ए बी ट्रांसपोज भी तो निकाल सकते थे पर नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते थे, देखिए
अगर हम लोग ए बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो गया ए फैमिली, ये हो गया बी फैमिली। ओके, अब हम लोग ए के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इज कैलोरी एंड दिस इज प्रोटीन। अब फैमिली ए की मेन, फैमिली बी की मेन और फैमिली सी की कैलोरीज और उसकी प्रोटीन के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक डेफिनाइट वैल्यूज नहीं मिलेगा। हमको क्या चाहिए, फैमिली ए कितना कैलोरी, फैमिली बी कितना कैलोरी, इस टाइप की चाहिए। तो अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी ट्रांसपोज तो हम लोग को जो रिक्वायर्ड है वो वाला नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ए ट्रांसपोज भी करेंगे ताकि एक फैमिली की कैलोरी, एक फैमिली की प्रोटीन, एक फैमिली की कैलोरी, एक फैमिली की प्रोटीन मिल जाए। ओके, इसको बस आइडिया करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिमिनेट एक्स वाई जेड फ्रॉम ए इक्वल टू एक्स बाय वाई माइनस जेड, बी इक्वल टू वाई बाय जेड माइनस एक्स, सी इक्वल टू जेड बाय एक्स माइनस वाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको ये 4 मार्क में पूछा है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए सॉल्यूशन। सिंपल है, पहले गिवन क्या क्या है, गिवन है a इक्वल टू एक्स बाय वाई माइनस जेड एंड देन b इक्वल टू वाई बाय जेड माइनस एक्स एंड देन c इक्वल टू जेड बाय एक्स माइनस वाई। जो जो गिवन है पहले इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ए वाई माइनस ए जेड इक्वल टू एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे बी जेड माइनस बी एक्स इक्वल टू वाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे सी एक्स माइनस सी वाई इक्वल टू जेड। ओके, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को बस अच्छे से ऑर्डरली लिख लेंगे। ठीक है, पहले एक्स को अगर लिख रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे सबको, तो नाउ एक्स अगर लेफ्ट साइड में है माइनस एक्स प्लस ए वाई माइनस ए जेड इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 1। अगेन एक्स को रखेंगे माइनस बी एक्स, सेकेंड इज वाई कोफिशिएंट सो माइनस वाई, वाई अगर लेफ्ट साइड आया माइनस वाई प्लस बी जेड इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 2। एंड अगेन सी एक्स माइनस सी वाई, जेड लेफ्ट साइड आया माइनस जेड इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 3। ओके, तीनों इक्वेशन मिल जाने के बाद हमको क्या बोला है, एलिमिनेट एक्स वाई जेड। अगर हमको एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना है देन वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट। सिंपली बस डिटरमिनेंट निकालेंगे, एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना है तो उसकी कोफिशिएंट्स की डिटरमिनेंट निकालेंगे और वैल्यू 0 लेंगे। जो इक्वेशन आया वही हम लोगों की रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, एक्स की कोफिशिएंट -1, वाई की कोफिशिएंट a, जेड की कोफिशिएंट -a। सेकेंड इक्वेशन में एक्स की कोफिशिएंट -b, वाई की कोफिशिएंट -1, जेड की कोफिशिएंट b। सिंपल है यहाँ तक। फिर एक्स की कोफिशिएंट c, वाई की कोफिशिएंट -c, जेड की कोफिशिएंट -1। सिंपल, बस इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या ले लेंगे, 0। अब इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन निकलेगा वही हम लोग की रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ओके, डिटरमिनेंट्स बनाना सबको आता है, दिस इज प्लस माइनस प्लस। ओके, -1 इंटू इसकी माइनर की डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट तो सब हर किसी को आता ही है कैसे निकालते हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं बता रहे। ओके, सो -a इंटू बी माइनस बी सी। ओके, अगर a माइनस सी निकाल रहे हैं मतलब उसकी रो उसकी कॉलम को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स बचा -b b c -1 इसकी माइनर निकालेंगे। ओके, उसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्लियर इतना तक। -a इंटू थर्ड एलिमेंट रहा तो इसकी रो और उसकी कॉलम को छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट बचा उसकी डिटरमिनेंट, सो दैट इज bc प्लस c विच इज इक्वल टू 0। ओके, विच इम्प्लाइज सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो -1 माइनस bc माइनस ab प्लस abc माइनस abc माइनस ac इक्वल टू 0। बस कैलकुलेशन ही है। सो नाउ abc इज कैंसिल आउट। नाउ अगर हर कोई टर्म पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस bc प्लस ab प्लस ac इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब एक्स वाई जेड सब हर कुछ एलिमिनेट हो गया। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। समझ में आया? आगे बढ़े। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर E. There are 25 girls and 15 boys in class 11, 30 boys and 20 girls in class 12. If a student from a class selected at random happens to be a boy, मतलब boy already होगा, ठीक है। Find the probability that it has been chosen from class 12. क्वेश्चन समझ में आया कि ऑलरेडी एक जो चूजन है वो बॉय हो चुका है, तो हम लोग की प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि वो क्लास 12 का बच्चा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है। ओके, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। 6C एक्सरसाइज, जो आप लोगों की जो 6C एक्सरसाइज है, 6C एक्सरसाइज
उसके 2 नंबर क्वेश्चन है ये। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन बुक से ही है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2 चीजें आप लोगों को याद होगा, आपने पढ़ा था, एक था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और एक था बेस थ्योरम। ओके, ये दोनों टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ चुके होंगे प्रोबेबिलिटी में। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। एक्सआई जो क्लास है उसमें 25 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज हैं, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे? 40। और 12th में 30 बॉयज हैं, 20 गर्ल्स हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 50 स्टूडेंट हैं। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए, सपोज E1 इवेंट इज स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10th एंड E2 इवेंट इज स्टूडेंट प्लस क्लास 11 और एक इवेंट है चूजन स्टूडेंट इज ए बॉय। ठीक है, क्योंकि हमको बॉय की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन पे क्या बोला था? क्वेश्चन इज जो बच्चा सिलेक्टेड है एट रैंडम हैपेंस टू बी ए बॉय, मतलब वो बॉय हो चुका है, बस हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो 12th क्लास का बच्चा होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। ओके, सो नाउ यहाँ पे पहले हमको पता लगाना है कि हम लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करना है या बेस थ्योरम प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे बेस थ्योरम लगेगा। ओके, सो बेस थ्योरम क्या है? हम लोग को क्या निकालना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो कि ए ऑलरेडी वो चूजन बच्चा बॉय है, हमको क्या प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो क्लास 12th का होगा, उसका कितना प्रोबेबिलिटी है, मतलब वो क्लास 12 का बच्चा है, मतलब E2 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ऑलरेडी ए इवेंट हो चुका है, मतलब वो चूजन एक जो स्टूडेंट है वो बॉय हो चुका है, तो वो क्लास 12 की हो, उसकी कितनी गारंटी है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी विल बी E2 इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E2। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ये पढ़ चुके होंगे आप लोग प्रोबेबिलिटी में, डिवाइडेड बाय। अब हम लोग क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ओके, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E2। ओके, समझ में आया कैसे लिख रहे हैं? सी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E2, ये तो हम लोग की फॉर्मूला से आ गया। अब ये कितना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब पहले हम लोग क्लास में से कोई एक क्लास चूज करेंगे, उसके बाद वहां से एक बॉय चूज करेंगे। इतना समझ में आया? सपोज दिस इज इक्वेशन 1। सो नाउ हम लोग की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मीन्स कि कोई भी स्टूडेंट जब एक क्लास 12 या फिर क्लास 11 से होगा, मतलब टोटल क्लासेस कितना है? 2 क्लासेस है, उसमें से एक क्लास चूज करना है, कितना है उसका प्रोबेबिलिटी? 1/2। 2 क्लासेस है, उसमें से 1 चूज करना है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज ऑल्सो 1/2, सिंपल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E2 मीन्स E2 से स्टूडेंट होगा, वो स्टूडेंट क्या होगा? ए मीन्स बॉय होगा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E2 मीन्स E2 क्लास में, E2 क्लास मीन्स क्लास 12, क्लास 12 में बॉय कितने हैं? 30 है, सो इवेंट इज 30 डिवाइडेड बाय टोटल कितने स्टूडेंट है? 50। तो एक बॉय होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ऑलरेडी E2 चूजन है, जबकि ऑलरेडी क्लास 12 चूज हो चुका है, वहां से बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितना है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 30 है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है। समझ में आया? ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E1, मतलब ऑलरेडी E1 चूजन हो चुका है। ओके, सो E1 इज क्लास 11, क्लास 11 ऑलरेडी चूजन हो चुका है, तो वहां से बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 15 बाय टोटल है 40, सो दिस इज 15/40, सिंपल यहाँ तक। ओके, अब बस यहाँ पे पुट करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कंडीशन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मीन्स 1/2, सो 1/2 इंटू यहाँ पे इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E2 इज 3/5 लिख सकते हैं, 30/50, 0 जो कैंसल आउट, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E1 इज 15/40 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल E2 इज 3/5। बस इसको हमको सॉल्व करना है। ओके, बस इसको सॉल्व करना है। ओके, this is 3, this is 8, so now this is 3/10 divided by 3/16 plus 3/10. By taking LCM you can solve it, so I am writing the solution, that is 8/13.
ओके, सो नाउ दिस इज आवर आंसर। क्लियर, समझ में आया? इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग एलसीएम लेकर के। 3/10 डिवाइडेड बाय 16 और 10 का एलसीएम ले लेंगे आप लोग, 80 गया, ऊपर बचा 15 प्लस 24, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि एक बॉय चूजन हो चुका था, उसके बाद हम लोगों को वो 12th क्लास का बच्चा हो, उसकी चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इज फ्रॉम E2, E2 मीन्स क्लास 12, E2 व्हेन ऑलरेडी A हैपेंड, मतलब क्लास 12 का बच्चा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है जब ऑलरेडी वो बॉय हो चुका है। ओके, अब बेस थ्योरम और एक टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इसकी एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। बेस थ्योरम कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे कंटेनर यूज करना हो, और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे कंटेन यूज हो, ठीक है। जब कंटेन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जब कंटेनर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बेस थ्योरम। अब कंटेनर कंटेंट क्या है? सपोज कीजिए हम लोग बॉल ले रहे हैं, ठीक है, एक बैग है, 2 बैग है, वहां पे कुछ कुछ बॉल्स हैं, ठीक। जब बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, वो बॉल रेड होगा, व्हाइट होगा, कुछ भी होगा, जब बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, मतलब ये कंटेन है और ये जो बैग है ये कंटेनर है, तो जब हम लोग की कंटेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तब हम लोग यूज करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और जब प्रोबेबिलिटी कंटेनर के बारे में पूछा होगा तब यूज करेंगे बेस थ्योरम। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है कंटेंट, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट है, मतलब स्टूडेंट कंटेंट, और क्लासरूम है कंटेनर। जब क्लासरूम के बारे में पूछा हुआ कि बॉय चूज हो चुका था, उसके बाद क्लास 12 होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब क्लासरूम के बारे में पूछा, मतलब कंटेनर के बारे में पूछा, इसलिए बेस थ्योरम लगा। और अगर कंटेंट के बारे में पूछा होगा कि जिसको चूज करें वो बॉय होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, अगर कंटेंट के बारे में पूछा होता तो वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगता। ओके, क्लियर इतना?